नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ नेपाल में जो रिसेंटली हुआ है, पूरी दुनिया ने इसको ऑब्जर्व किया है। मुझे दुनिया भर से लोगों के मैसेजेस आए कि नेपाल में क्या हो रहा है, सडनली नेपाल में क्या हुआ है। एवरीवन इज शॉक्ड कि किस तरीके से एक देश की आबादी करप्शन से इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अपने देश का पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वेरियस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, 5 स्टार होटल्स, सब लोग ये जला देते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बस अब बहुत हुआ, बहुत करप्शन हो चुका है। जो एलीट है इस देश का, बस यही पैसा अपने पास रख रहा है, आम आदमी के पास कुछ आ नहीं रहा है। एंड सडनली ऑल ऑफ दिस हैपेंड। नाउ अगेन, अब नेपाल में एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या ये कोई जियोपॉलिटिकल गेम खेला गया है, इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। बट इसी बीच क्या होता है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, जी हाँ, केपी ओली, आज के समय ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एनीमोर। आपने देखा होगा केपी ओली अब इनडायरेक्टली भारत को ब्लेम कर रहे हैं कि एक्चुअली मेरे साथ जो भी हुआ है ना, ये प्रोटेस्ट वगैरह जो भी हुए हैं, इसका मेन कारण है कि मैंने भगवान राम के बर्थ प्लेस का इशू उठाया, लीपू लेक काला पानी का इशू उठाया। जो आपको पता होगा केपी ओली की ही टर्म में इन्होंने इंडिया के साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट खड़ा कर दिया था, जो इंडिया नेपाल रिलेशंस में था नहीं, बट केपी ओली ने इंडिया नेपाल रिलेशंस को बहुत नुकसान पहुंचाया। लीपू लेक काला पानी इशू को बढ़ा चढ़ाकर, मैप में उसको दिखाकर, और क्लियरली अब हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि केपी ओली की जो भी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स आती थी कि इनके हिसाब से केपी ओली ने कहा था कि भगवान राम का जन्म हुआ है नेपाल में, जो ये इंडिया की टेरिटरी है ये नेपाल को बिलोंग करती है। इस सब का बस एक ही रोल था कि नेपाल का सोशल मीडिया जो धीरे धीरे ये बात डिस्कस कर रहा था कि नेपाल में कितना करप्शन है, इनके मंत्री किस तरीके से 5 स्टार होटल परचेज कर रहे हैं, इनके जो बच्चे हैं दुनिया भर में घूम रहे हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल बिता रहे हैं, ये लोग इस सब की जगह ये डिस्कस करना स्टार्ट कर दे कि इंडिया हमारे अगेंस्ट है। मतलब इस आदमी ने ना अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाल इंडिया रिलेशंस को आग लगा दी, और कई गलेबल लोग जो थे नेपाल में इस सब में बह गए। इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कमेंट्स भी करनी स्टार्ट कर दी। मतलब सोशल मीडिया पे आप देखोगे कई नेपाल के लोग थे, उन्होंने सडनली इंडिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था केपी ओली की टर्म में। और अब हम फाइनली देख रहे हैं कि जब केपी ओली को प्रेशर के अंडर रिजाइन करना पड़ा, तो घूम फिर के जब इनसे पूछा गया कि हुआ क्या है, आपको क्यों रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि पूछा तो जाएगा कि इन्हीं के टेन्योर में नेपाल में ऐसे विजुअल सामने आए हैं जो आज से पहले कभी देखे नहीं थे। यूथ स्ट्रीट पे है, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, कंट्री डिस्टेबलाइज हो चुका है काफी हद तक। ये क्यों हुआ? अब केपी ओली के पास ऑप्शन थी, ये बोल सकते थे कि जी हम लोग प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपनी बात जनता को, आई थिंक जो टाइमिंग थी सोशल मीडिया पे बैन लगाने की गलत थी वगैरह। मगर केपी ओली ने डायरेक्टली पॉलिटिक्स खेलनी स्टार्ट कर दी है। ये जो स्टेटमेंट है ना अपने आप में, ये इनडायरेक्टली भारत को ब्लेम करती है कि मैंने सिंस ये बोल दिया था ना कि लॉर्ड राम का जो बर्थ प्लेस है ये नेपाल है, और ये लिम्पियाधुरा को मैंने नेपाल के मैप में दिखा दिया था, इसलिए मुझको निकाला गया। आई मीन दिस इज जस्ट रियली बैड। आई थिंक आज के समय इंडियंस तो खैर देख ही पाएंगे कि केपी ओली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन नेपाल में थोड़े बहुत जो इनके सपोर्टर्स थे वो भी यहाँ पे साफ साफ देख पाएंगे कि क्या कर रहे हैं। जब इनके पास कोई अब ऑप्शन बची नहीं है, कोई जगह बची नहीं है भागने की, कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो ये इनडायरेक्टली इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने ये सब इशू रेज किए थे इसलिए मेरी कुर्सी चली गई है। और दूसरी तरफ आप अगर नेपाल में देखोगे तो ये बताया जा रहा है कि 51 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, मोर देन 50 पीपल हैव डाइड इन नेपाल। अभी जो एक्चुअल नंबर है ये शायद कुछ समय बाद और रिवील होगा। मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोग मारे गए हैं नेपाल में इन दंगों के दौरान। ये भी रिपोर्ट आई है कि जो ये जेन जी एक्टिविस्ट है ना, जो भी ये आज के समय लोग कर रहे हैं नेपाल में, एक बात आई थिंक आप लोग भी सोचोगे, आम आदमी प्रोटेस्ट कर सकता है काफ़ी हद तक, थोड़ा बहुत वायलेंस कर सकता है, मगर एक के बाद एक करके जो ये की बिल्डिंग्स हैं जिनको जला दिया गया है नेपाल में, क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्टिविस्ट थे ये मतलब वर दे रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आम आदमी कर नहीं सकता। ये कोई नेपाल के सुप्रीम कोर्ट जैसी बिल्डिंग हो, पार्लियामेंट हो, कोई किसी को बोले कि आग लगाना है, वो आदमी उसको समझ में भी नहीं आएगा कि करना क्या है मुझे, एक इतनी बड़ी बिल्डिंग को आग कैसे लगाऊं। बट दीज गाइज सीम प्रिटी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस। खैर, जो ये जेनजी एक्टिविस्ट हैं, ये भी रिपोर्ट आई है कि इनमें से कुछ लोगों ने एक इंडियन टूरिस्ट बस को भी अटैक किया है। आई मीन देयर इज कंप्लीट केओस, कमोशन। और जो ये जेनजी एक्टिविस्ट हैं, इनकी कुछ डिमांड्स है। ये कह रहे हैं जब तक इनकी डिमांड्स पूरी होती नहीं है ना, तब तक ये अपना प्रोटेस्ट रोकेंगे नहीं। और इन लोगों की डिमांड्स क्या है यहाँ पे आप देख पाओगे ना। अगेन, ये ऐसा नहीं है कि कुछ एक संगठित एक ग्रुप है जो ये डिमांड्स रख रहा है। डिमांड्स इनकी काफ़ी जगह से आ रही है।
एक डिमांड तो ये है कि सोशल मीडिया पे बैन जो लगाया था हटा दिया जाए, जो हटा दिया जा चुका है। अब ये कह रहे हैं कि डिजिटल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करके रखो, कि कल को ऐसा कुछ हो ना जाए, कि कल को सोशल मीडिया बैन ना हो जाए, ये सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। दिस इज ह्यूज डिमांड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं ज़्यादातर जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, ज़्यादातर सारी ही सोशल मीडिया ऐप्स आज के समय वेस्टर्न है, सिवाय टिकटॉक को छोड़ के ऑल ऑफ देम बिलोंग टू वेस्टर्न कंपनीज। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एंटी करप्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लाओ, नेपोटिज्म को चेक करो। नेपोटिज्म को लेकर देखिए बहुत गुस्सा है कि नेता पावर में आ गया, अब फिर उसका बच्चा वो भी पावर संभाल रहा है, लगातार एक फैमिली है वही अपने पास पावर रख रही है। तो ये लोग चाहते हैं कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या पॉलिटिशियंस हो, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए पावर में आने का। और इंडिपेंडेंट वॉचडॉग्स की यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज बने जो चेक करे कि कहीं पर करप्शन तो नहीं हो रहा नेपाल में। फिर देखिए मास रेजिग्नेशंस चाहते हैं, ये चाहते हैं करप्ट ऑफिशियल्स, कोई भी ऑफिशियल जिस पर कभी भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं सीधा वो रिजाइन कर दे, और पॉसिबली अगर हो पाए नेपाल में फिर से इलेक्शन करो। ये लोग चाहते हैं करंट जो भी पार्लियामेंट है नेपाल का पार्लियामेंट इन्होंने जला तो दिया है, बट फिर भी जो आप कह लीजिए जो उसका स्ट्रक्चर है वो अभी भी जीवित है। तो ये कहते हैं कि नेपाल के पार्लियामेंट को डिसॉल्व करो, नए इलेक्शंस यहाँ पे करो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं। ये चाहते हैं एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जिससे ज्यादा इंक्लूजन हो और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। मतलब इसमें एक इनकी डिमांड ये भी है कि पार्लियामेंट में यूथ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। घूम फिर के आप देखोगे ना, डिमांड यही है कि यंग लोग जो किसी मिनिस्टर के बेटे नहीं हैं, जो किसी पॉलिटिकल किसी डायनेस्टी से नहीं आते, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से खड़े हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए पावर में आने का, तभी रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी और करप्शन हटेगा। और फिर यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि जो लोग मारे गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 51 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं नेपाल के प्रोटेस्ट में, तो ये प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि वहां पर भी इनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा क्यों गया है, उनके अगेंस्ट ये अत्याचार क्यों हुए हैं। और फिर फाइनली घूम फिर के जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये चाहते हैं कि जो बेरोजगारी है उसका कोई सोल्यूशन लाया जाए, माइग्रेशन, लैक ऑफ जॉब्स फॉर यूथ, इसका कुछ सोल्यूशन लेके आओ। घूम फिर के देखिए बात यही आती है, नेपाल का जो यूथ है ये देख रहा था कि जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये रीजन में बहुत ही पीछे रह गए थे। आप अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप नोट कर पाएंगे जीडीपी पर कैपिटा के मामले में नेपाल बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया था। बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 2600, इंडिया में ऑलमोस्ट 2700, भूटान की जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी इंप्रेसिव है, बट याद रखिएगा आबादी भी बहुत कम है यहाँ पर। मालदीव्स में भी सेम केस आपको मिलेगा, बहुत ही छोटी आबादी है। श्रीलंका सेम केस। यहाँ पे आप इन सब कंट्रीज से आप कंपेयर करके देखोगे नेपाल बहुत ही पीछे रह गया है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा बिल्कुल सेम है नेपाल के, जो नेपाल में जीडीपी पर कैपिटा के नंबर्स हैं दे आर द सेम, बट पाकिस्तान में आप कह लीजिए वहाँ पर आर्मी की पकड़ इतनी है कि ऐसा कुछ कोई करने का सोच भी नहीं सकता जो नेपाल में हुआ है। क्योंकि इमरान खान को भी जब जेल में डाल दिया है तो पाकिस्तान में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया था, मगर उनको इतना बुरी तरीके से कुचला गया कि वो सारे प्रोटेस्ट वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। तो नेपाल में जो हुआ है बिल्कुल एक यूनिक केस है, अनफॉर्चुनेट भी है ये। मैं नहीं मानता कि किसी भी देश में इस तरीके से अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सब बर्बाद करके, पार्लियामेंट जलाकर, सुप्रीम कोर्ट जलाकर कोई रातों रात अच्छा भविष्य इससे बनता है। यूजुअली सबसे बेहतर तरीका यही है डेमोक्रेसी का, आप इलेक्शन में सही लोगों को वोट दीजिए, आपको जो लगता है कि जो लोग देश का भला चाहते हैं उनको वोट दीजिए, एंड लेट डेमोक्रेसी टेक इट्स कोर्स। बाकी क्योंकि देखिए अगर इसी तरीके से आपने सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन करना स्टार्ट कर दिया तो कल को फिर से कोई स्कैम हो गया देश में, फिर से पता लगा कुछ न्यूज़ फैला दी किसी ने कि जी यहाँ पर नेपाल में कुछ करप्शन हुआ है वगैरह, तो क्या हर बार ये बिल्डिंग जलाई जाएंगी? तो जो तरीका है, अगेन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि नेपाल में ये सब हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, इतना नुकसान हुआ है। बट इवन मोर अनफॉर्चुनेट कि केपी ओली जैसा व्यक्ति नेपाल का प्रधानमंत्री था जो ऐसे टाइम में भी इंडिया नेपाल रिलेशंस को डैमेज कर रहा है अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए।